I request everyone to settle down. I request everyone to settle down. आयुकामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादर. A very warm good morning to all dignitaries, guests, and delegates. I, Shambhavi Shukla, student of BMS First Professional, with my co-host Ashish Chaudhary, feel privileged to extend my warm welcome with great joy and immense exultation to all presented here for this auspicious one-week celebration of 7th Ayurveda Day festival. As said, a country can't move forward if its heritage is forgotten. With this initiative, let us pledge to make this oldest treatment method, Ayurveda, to reach the pinnacle. Now, I invite my dear friend Ashish to proceed with the program. हिताहितं सुखं दुःखम् आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रोक्तम् आयुर्वेद स उच्यते। सर्वेभ्यो नमो नमः। कार्यक्रमस्य अग्रिमे चरणे अद्य अस्मिन् विशेष अवसरे मान्यः प्राध्यापकः अद्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षरूपेण आसन्ने विराजमानः मान्यः मेजर जनरल डॉक्टर अतुल कुमार वाजपेयी महाभागः यः महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालयस्य माननीय कुलपतिः अस्ति। अहं महोदयस्य हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। ततः अस्माकं महत् सौभाग्यमस्ति अस्माकं मध्ये उपस्थिताः कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथयः मान्यः प्राध्यापकः ए.के. सिंह महाभागः यः महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालयस्य माननीयः कुलपतिः अस्ति। अहं महोदयस्य हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। ततः अस्माकं विशिष्ट अतिथयः मान्यः प्राध्यापकः एस.एस. वेदार वर्यः महोदयः ललित हरि राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालये चिकित्सालये च पीलीभीत मध्ये प्राचार्य रूपेण कार्यरतः अस्ति। अहं महोदयस्य हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। डॉक्टर शशि शर्मा प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालये चिकित्सालये च प्राध्यापिका रूपेण कार्यं कुर्वन् अस्ति। महोदयायाः हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। गुरु गोरखनाथ आयुर्विज्ञान संस्थानस्य आयुर्वेद संकायस्य प्राचार्य मान्यः डॉक्टर डी.एस. अजीथा वर्यः तस्याः हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालयस्य पैरामेडिकल पाठ्यक्रमस्य संकाय अध्यक्ष मान्यः डॉक्टर सुनील सिंह वर्यः महोदयस्य हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। When darkness comes, let us not condemn the dark, but light a lamp to illuminate. Proceeding with our traditional lamp lighting, I request our Vice Chancellor Sir, Dr. Atul Kumar Bajpayee, to come along with the guest to light the lamp and inaugurate the function.
कार्यक्रमस्य अग्रिमे चरणे अहं प्रार्थनां कर्तुं BAMS प्रथमवर्षस्य छात्रे मम्पि दीक्षां मञ्चे सादरम् आवाहयामि। प्राध्यापकः अद्य अस्मिन् विशेष अवसरे मान्य प्राध्यापकः उदय प्रताप सिंह वर्यः समागतः। तेषां सान्निध्यं प्राप्य वयं हर्षिताः स्मः। यः महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालयस्य प्रतिकुलाधिपतिः अस्ति एवं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषदस्य अध्यक्षरूपेण कार्यं कुर्वन् अस्ति। महोदयस्य हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। Darkness can't be wiped out by blackness. Only a bright light can accomplish it. Let us hope that the light of education wipes out the darkness of injustice, aggression, and divisions in society. या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः दैवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः निःशेष जाड्यापः। दीपं ज्योति परं ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। Thank you, sir. Now, prayer is an act of connecting oneself to the God. It is the way to new thoughts, new words, and endless enlightening possibilities. So, let us begin this inaugural ceremony by seeking the blessings of Almighty. With this, I invite my batchmates on the stage for Saraswati Vandana and Dhanvantri Vandana. नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारोग्यभयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां चम्योमवातावनिवारिवर्णि पञ्चे प्रपञ्चात्मकदेहभाजम् सन्तापसम्पातजराज्वरान्तम् नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् नवीननीलमुदिकान्तिकान्तम् शान्तं हरे द्वादशमाख्यमूर्तिम् पूर्तिं शतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्
शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, दुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, मन से हमारे मिटा के अंधेरे। हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। धन्यवादः। कार्यक्रमस्य अग्रिमे चरणे सम्प्रति अहं माननीय कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल कुमार वाजपेयी महोदयं सादरं निवेदनं करोमि यत् प्रतिकुलाधिपति महोदयं उत्तरैवस्त्रं स्मृतिचिह्नं च दत्वा सम्माननं करोतु। ततः अहं गुरु गोरक्षनाथ आयुर्विज्ञान संस्थानस्य रचना शरीर विभागस्य प्राध्यापकः डॉक्टर गणेश पाटिल महोदयं मंचे आवाहयामि। कृपया आगत्य अस्माकं मुख्य अतिथि महोदयस्य सम्मानं करोतु। ततः अहं गुरु गोरक्षनाथ
आयुर्विज्ञान संस्थानस्य प्राध्यापकः डॉक्टर सुमित महोदयं मंचे आवाहयामि। कृपया आगत्य अस्माकं विशिष्ट अतिथि महोदयस्य सम्मानं करोतु। अतः आयुर्विज्ञानस्य संस्थानस्य प्राचार्य डॉक्टर DS अजितावर्यां मंचे आवाहयामि। कृपया आगत्य अस्माकम् अतिथि प्राध्यापिका डॉक्टर शशि शर्मा महोदयायाः सम्मानं करोतु। Thank you, ma'am. Every song has its own significance. One of them is a patriotic song. A patriotic song boosts our morale in times of crisis and rekindles pride in who we are and what we represent as a great nation. With this, I invite Ashish and Prerna for the song Sat Sat Naman. शत शत नमन भारत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। शत शत नमन भारत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। जिसके रज कड़ मात कर रहे मलयागिरी के चंदन को। शत शत नमन भारत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। राम कृष्ण की पावन धरती जो शक्ति संचार करे। जन जन में बलिदान भावना कूट कूट कर नित्य भरे। अर्जुन भीम शिवाजी जैसे गुण निर्माण कराने को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। उत्तर में नगराज हिमालय, माँ का मुकुट संवारता। दक्षिण में रत्नाकर जिसके पावन चरण पखारता। बुला रही है हर प्राणी को गीता ज्ञान सुनाने को। शत शत नमन भारत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। इस धरती पर जन्म लिया है, यह सौभाग्य हमारा है। इस पर ही हो जीवन अर्पण, यह संकल्प हमारा है। बार बार यह जीवन पाए
इस पर ही बन जाने को शत शत नमन भरत भूमि को अभिनंदन भारत माँ को जिसके रज कण मात कर रहे मलयागिरि के चंदन को शत शत नमन भरत भूमि को अभिनंदन भारत माँ को। Thank you. What a melodious and mesmerizing performance. Give a huge round of applause for them. Now, I request UP Singh sir to come on the stage to enlighten us with his cherishable words. एक सप्ताह तक चलने वाले आयुर्वेद सम्मेलन एवं धन्वंतरि जयंती के इस कार्यक्रम में का उद्घाटन सत्र है। मैं इस संस्था की ओर से आप सबकी ओर से सम्मानित अतिथियों का स्वागत करता हूं। सौभाग्य से हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर A.K. सिंह, माननीय कुलपति महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर S.S. बेदार, प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक ललित हरि राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय पीलीभीत, और प्रोफेसर डॉक्टर शशि शर्मा लखनऊ से आई हैं। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजन किया है, हमारे इस विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने, नर्सिंग महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने, डॉक्टर DP सिंह ने, आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने एक सप्ताह के जयंती धन्वंतरि जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया है। और मैं सबसे पहले मैं विलंब से आने के लिए आपको क्षमा चाहता हूं। कभी कभी परिस्थितियां अपने हाथ में नहीं होती। रास्ते में एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है जहां पुल का निर्माण हो रहा है, ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। अगर वहां आप क्रॉसिंग बंद रही तो आपको क्लियर करने में 15, 20, 25 मिनट कम से कम समय लगता है, जाम हो जाता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां मेरे सामने हो गई थी। फिर भी मैं क्षमा मांगता हूं कि मैं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में कुछ विलंब से आया। धन्वंतरि जयंती के पावन अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं। आयुर्वेद हमारे यहाँ का विश्व का प्राचीनतम विश्व का चिकित्सा पद्धति है और उसकी मान्यता संपूर्ण विश्व में है। मुझे याद है कि जब कई एलोपैथिक के चिकित्सकों पर जाता हूं, लंबी उम्र है इसलिए चिकित्सकों पर जाना ही पड़ता है, नहीं गए काम चलता नहीं। तो मैं लंबे समय से देख रहा हूं कि एलोपैथिक चिकित्सकों के बीच में भी आयुर्वेद चिकित्सा की महत्ता को लोगों ने स्वीकार किया है। मैंने कहा यह विश्व की प्राचीनतम व्यवस्था है स्वास्थ्य के संबंध में, उपचार के संबंध में, और इसकी मान्यता सब लोग विदेशों में भी है। इस कार्यक्रम में मैं
अपनी हमारी कुछ उम्र में व्यवस्थाएं रहती हैं, जिसको कि हमारे आपके लिए कुलपति महोदय जानते हैं। इसलिए मेरे पर अनुकंपा की है, मुझे पहले टाइम दे दिया आप लोगों का आवेदन करने का, आप लोगों का स्वागत करने का और इस कार्यक्रम के लिए अपनी शुभकामनाएं देने का। मैं विश्वास करता हूं कि 1 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में विद्वान वक्ताओं द्वारा आप हमारे नए जो आयुर्वेद चिकित्सक के जुड़े हुए जो हमारे विद्यार्थी हैं, फैकल्टी के मेंबर्स हैं, आप सबको प्रेरणा मिलेगी। हमें प्रसन्नता है कि यहाँ का नर्सिंग कॉलेज स्टेट के कुछ थोड़े प्रमुख कॉलेज महाविद्यालयों में इसकी गणना हुई है और हमारी माननीय प्राचार्य जी को मुख्यमंत्री द्वारा लखनऊ में सम्मानित भी किया गया है। हम ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। ये गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की सभी ब्रांचेस हम ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और ऊंचाइयों के पर पहुंच रहे हैं। मैं खुशी है जिस ऊंचाइयों को हम छूना चाहते हैं उधर हम पहुंच रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज का एक उदाहरण है। आयुर्वेद कॉलेज भी एक ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि यहाँ कुशल योग्य शिक्षक हैं, योग्य चिकित्सक हैं और योग एक बहुत ही अच्छी फैकल्टी है। आयुष विद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर ए.के. सिंह जी का मार्गदर्शन आप लोगों को मिलता रहता है। मैं उनके पर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमको प्रेरणा और मार्गदर्शन हमको आप सबको मिलता रहता है। और अपने कुलपति जी आदरणीय मेजर जनरल डॉक्टर अतुल कुमार वाजपेयी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रयास करके इस विश्वविद्यालय को ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास किया है। मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देते हुए इस 1 हफ्ता तक चलने वाले इस कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैंने कहा कि मैं आप लोगों के बीच में ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता, तथा कुछ और व्यवस्थाएं भी हैं और मैं धन्यवाद देता हूं अपने कुलपति जी को कि उन्होंने मुझे पहले मौका दिया ताकि मैं आप लोगों से अनुमति देकर के यहाँ से जा सकूं। सबसे बाद में आया और सबसे पहले जाने के लिए मैं अपने को गिल्टी महसूस कर रहा हूँ। मेरे मन में अपराध बोध है कि मैं सबसे बाद में आया और सबसे पहले जाने को कह रहा हूँ, लेकिन ठीक है, आप मेरे पुत्र पुत्री पौत्रियों के समान हैं, क्योंकि इस उम्र में आप लोगों से अनुमति तो हमको दे ही देंगे, मुझे विश्वास है। तो आप लोगों से, सब लोगों से मैं अनुमति ले करके अपनी बात को समाप्त करते हुए यहाँ से जाने की अनुमति चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. We are fortunate to have you here today. And with your blessings, we will grow day by day. Proceeding with the event, I would like to introduce one of the most renowned person present here, Dr. Sudeep Sahai Bidar sir. Sir was born on 6th June in 1966. Sir is currently designated as the principal of Lalit Hari Government Ayurvedic College, Pilibhit. Sir has completed his BAMS in 1991 from Lucknow University and his MD in Ayurveda Siddhanta and Darshana from BHU Varanasi. Sir has completed more degrees which include BSc, PhD in Ayurveda and Diploma in Yoga. Sir has worked as a resource person in more than 20 workshops and seminars. Sir has written the preface of the book Charka Ek Khoj. Sir has worked as an advisor in Council of Science and Technology, Uttar Pradesh. Sir has been a member of Executive Council of Lucknow University. Today, it's a great privilege for us to welcome Sir on behalf of Mahayogi Guru Gorakhnath University. I offer my kindest regards to you, sir. Now,
I request Dr. Sudeep Sahai sir to enlighten us with his cherishable words. Thank you. सबसे पहले मैं गोरक्षधाम की पवित्र भूमि को नमन करता हूं और मंच पर आसीन अभी हमारे प्रति कुलपति महोदय प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी गए हुए हैं, मेजर जनरल अतुल कुमार वाजपेयी जी, माननीय कुलपति महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, प्रोफेसर AK सिंह, माननीय कुलपति महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर, डॉक्टर शशि शर्मा, प्रसूति एवं स्त्री रोग राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर DS अथीजा, प्राचार्य गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर, डॉक्टर सुनील सिंह, डीन पैरामेडिकल कोर्सेज महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, डॉक्टर DP सिंह और इस सभा में उपस्थित समस्त अध्यापक जन, अतिथिजन और प्यारे विद्यार्थियों, मेरे लिए बड़ा गौरव की बात है कि आपने मुझे इस प्रांगण में आमंत्रित किया और इस पवित्र भूमि में आने का एक बार फिर से मुझे मौका मिला। आज हम लोग 7वां आयुर्वेद दिवस सप्ताह कार्यक्रम का ये शुभारंभ है और ये 7वां आयुर्वेद दिवस अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2014 में जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला काम उन्होंने केंद्र सरकार में आयुष मंत्रालय को अलग पृथक किया और वहां से आयुर्वेद को एक नई दिशा मिली। 2017 में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी उसी तरह प्रदेश में अलग मंत्रालय स्थापित किया और प्रदेश में भी जो कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए थे उनको भी एक गति प्रदान हुई और पिछले 7-8 वर्षों से हम लोग आयुर्वेद में आमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं। एक नई दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये 7वां आयुर्वेद दिवस अपने आप में बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस बार जो भारत सरकार ने हम लोगों को गाइडलाइन भेजी है उसमें एक छोटी सी बात लिखी हुई है, आयुर्वेदा एट द रेट ऑफ 2047, आयुर्वेद का अमृत काल। आज हम 2022 में हैं और 2047 तक यानी 25 वर्ष ये आयुर्वेद के अमृत काल हैं। 25 वर्षों में पूरी एक पीढ़ी बदल जाती है और ये 25 वर्ष का रोड मैप है कि कैसे हम आयुर्वेद को सारी दुनिया में अल्टरनेटिव मेडिसिन के स्थान पर एक पैरेलल मेडिसिन के रूप में स्थापित कर पाए। जिस प्रकार से आज सारी दुनिया में योग की मान्यता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 180 से अधिक देश भाग लेते हैं, जगह जगह योग के कार्यक्रम हो रहे हैं, दुनिया ने योग को स्वीकार कर लिया है। आयुर्वेद को भी दुनिया इसी रूप में स्वीकार करे, अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में नहीं। आयुर्वेद को पूर्ण संपूर्ण चिकित्सा पद्धति के रूप में स्वीकार करे, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है। और निश्चित रूप से
हमारे प्रधानमंत्री जी दूरदृष्टा हैं। जहां पर हम लोगों की नजर नहीं जाती, हम लोगों के विचार नहीं जाते, हम लोग सोच नहीं पाते हैं, वो बहुत दूर का सोचते हैं। और इसीलिए 1-2 वर्ष का लक्ष्य नहीं दिया है, पूरे 25 वर्ष का लक्ष्य हमको दिया है। और ये लक्ष्य कोई बाहर वाला पूरा नहीं करेगा, हम आयुर्वेद के लोगों को ही इस पर काम करना होगा और उन्होंने जो लक्ष्य दिया है उसे पूरा करके दिखाना होगा। जितने भी हम आयुर्वेद के लोग हैं, ये जो हमारे सामने छात्र बैठे हुए हैं आयुर्वेद के, ये भविष्य है आयुर्वेद का, इनको और हमको मिल करके आगे बढ़ना है और अपनी ताकत को पहचानवाना है। हम लोग बार बार कहते हैं कि कोविड काल में दुनिया ने आयुर्वेद की शक्ति को पहचाना है। सब जगह आयुर्वेद की चर्चा हुई है, चर्चा तो हुई है, स्वीकार भी कर रहे हैं लोग, लेकिन चिकित्सा पद्धति के रूप में आयुर्वेद को स्थापित करना है। और चिकित्सा पद्धति के रूप में आयुर्वेद तभी स्थापित होगा जब हम उनकी भाषा में अपनी चीजों को प्रस्तुत करेंगे और परिणाम के साथ प्रस्तुत करेंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड बात करेंगे। केवल शास्त्र का ज्ञान नहीं, उस शास्त्र की एप्लीकेशन भी बहुत आवश्यक है और लोग उसी से आयुर्वेद को जानते हैं। आयुर्वेद, आप लोग जानते हैं, आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है, आयुर्वेद संपूर्ण जीवन विज्ञान है। हमारे जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जिसे आयुर्वेद स्पर्श न करता हो। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है। चरक संहिता में कहते हैं कि जो कुछ भी अन्य स्थानों पर है वो सब यहां पर भी है, और जो यहां नहीं है वो कहीं अन्य में भी नहीं है, कहीं दूसरी जगह भी नहीं है। यानी ऐसा कोई भी पक्ष नहीं है जिसका वर्णन आयुर्वेद में न किया गया हो, भले स्पर्श किया गया हो, विस्तृत ना हो, लेकिन सब कुछ सूत्र रूप में आयुर्वेद में वर्णित। तो ये हमारे जीवन का हिस्सा है आयुर्वेद, और जीवन के हिस्से के रूप में ही हमें इसे स्वीकार करना होगा। प्रातः काल उठने से लेकर के हम जितने भी काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा शास्त्र हमको निर्देशित करता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हम स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। सबसे बड़ी बात जो निरोगी रहने की है, निरोगी का अर्थ जैसे हम लोग जानते हैं फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, सोशल वेलबींग एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। दो शब्द हैं, एक निरोगी और दूसरा स्वस्थ। किसी रोग, सामान्य अर्थ क्या है, किसी रोग का ना होना निरोगी है, लेकिन स्वस्थ ज्यादा व्यापक है। स्वस्थ स्व में स्थित। हम स्व में स्थित हों तो हम अकेले तो नहीं है, हम हैं, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, हमारा क्षेत्र है, जिला है, प्रदेश है, देश है, और ये सारा भूमंडल हमारा है। जब सभी स्व में स्थित होंगे तभी हम भी स्वस्थ होंगे। हमने अपना घर तो साफ कर लिया और अपना कचरा निकाल करके गली में फेंक दिया तो सफाई नहीं हुई। स्वस्थ का अर्थ है कि संपूर्णता के साथ स्व में स्थित होना। तो स्वस्थ होना एक पूरी होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें सभी पक्ष समाहित हैं, और इससे सुंदर बात और कुछ नहीं हो सकती। फिजिकल और मेंटल वेलबींग की बात तो सब लोग करते हैं,
लेकिन सोशल और स्पिरिचुअल वेलबींग की बात सिर्फ आयुर्वेद करता है। हमें सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना है और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्वस्थ हों। केवल जो हमारे पैरामीटर्स हैं, बायोमार्कर्स हैं, उनकी बात नहीं है। केवल हमें पूर्णता के साथ चीजों को ग्रहण करने की बात कही गई है। और मैंने कहा कि ये आयुर्वेद हमारे दैनिक जीवन में हर पक्ष में है। हम खाना कौन सा खाते हैं, क्या खाते हैं, जो पारंपरिक भोजन करते हैं, हर स्थान के अलग अलग अपने पारंपरिक भोजन हैं। और रेसिपीज जो बनती हैं उनमें तरह तरह के मसाले और तरह तरह की चीजों का प्रयोग होता है। वो स्थान के अनुसार है। और हमारे घर के बड़े बुजुर्ग सब जानते हैं कि किस रेसिपी में क्या पड़ना है, कितनी मात्रा में पड़ना है और उसका प्रयोग कब करना है। हमारा आहार विहार बहुत तेजी से आधुनिकीकरण में बदल गया है। पारंपरिक भोजन से दूर हो रहे हैं। अब तो ये जो तमाम सारे ऐप आते हैं, जोमेटो, स्विगी वगैरह, आप जो चाहिए आधे घंटे में ऑर्डर करिए, आधे घंटे में डिलीवर हो जाएगा। हम पारंपरिक भोजन से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य का आधार है। फास्ट फूड खाना कोई बुरी बात नहीं है, खाइए, कभी कभी खाते हैं तो ठीक है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो हफ्ते में 5 दिन 6 दिन स्विगी करते हैं। तो निश्चित रूप से इसका दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे शरीर पर पड़ता है। जो हमारे किचन के मसाले हैं, अब आपने देखा हो कोविड काल में हल्दी का कितना प्रयोग, गोल्डन मिल्क, सारी दुनिया में गोल्डन मिल्क, हल्दी का दूध, गोल्डन मिल्क, सारी दुनिया में गोल्डन मिल्क, गोल्डन मिल्क। अरे हल्दी तो हमारे भोजन का नियमित हिस्सा है। ऐसी कोई डिश नहीं बनती जिसमें हम हल्दी का प्रयोग ना करते हो। हमारे किचन के मसाले जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए इसी दृष्टि से डिफरेंट डिशेस, रेसिपीज बनाई गई हैं कि हम उनका प्रयोग जब करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में, हमारे विभिन्न जो संस्थान हैं शरीर के, उनको साम्य अवस्था में बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो निश्चित रूप से आयुर्वेद पुनः अपने गौरव को स्थापित होगा और हम सब लोग मिल करके, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की कोशिश है या उनका संकल्प है, उस संकल्प को हम सब लोग पूरा करने में समर्थ होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करते हुए आप सब लोगों से विदा लेता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अतिथि महोदयः। कार्यक्रमस्य अग्रिमे चरणे अहं प्रार्थनां कर्तुं BAMS प्रथमवर्षस्य छात्रे मम्पि दीक्षां मञ्चे सादरम् आह्वयामि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्वकार्येषु सर्वदा महाराज गजानन जी भारी सभा में रस बरसाओ जी महाराज गजानन जी मारी सभा में रस बरसाओ जी महाराज गजानन जी मारी सभा में रस बरसाओ जी रणत भवन से आओ गजानन रणत भवन से आओ गजानन रिद्धि सिद्धि संग लाओ जी ओ देवा रिद्धि सिद्धि संग लाओ जी महाराज गजानन जी मारी सभा में रस बरसाओ जी पार्वती के देवा पुत्र कहाओ पार्वती के देवा पुत्र कहाओ शंकर लाड लडावे जी ओ देवा शंकर लाड लडावे जी महाराज गजानन जी मारी सभा में रस बरसाओ जी चंदन चौकी आप बिराजो चंदन चौकी आप बिराजो भक्तन दरस कराओ जी ओ देवा भक्तन दरस कराओ जी महाराज गजानन आओ जी मारी सभा में रस बरसाओ जी वो देवा सभा में रस बरसाओ जी थैंक यू धन्यवादः। शोभनीयं प्रस्तुते। ततः अहं परिचयस्य क्रमे अहम् अतिथिनां परिचयं कारयामि। अस्माकं समक्षे मुख्य अतिथिरूपेण उपस्थितः माननीय प्राध्यापकः डॉक्टर A.K. सिंह, यः महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः अस्ति। अहं महोदयस्य संक्षेपेण परिचयं कारयामि। भवन्तः मूलतः उत्तर प्रदेशस्य बलियायाः निवासी सन्ति। भवन्तः 1984 तमे वर्षे BA-MS एवं 1989 तमे वर्षे कोलकाता विश्वविद्यालयतः MD आयुर्वेदस्य शिक्षां प्राप्तवन्तः। महोदयः विगत 35 वर्षेभ्यः आयुर्वेदिक शिक्षा चिकित्सा अनुसंधान कार्ये संलग्नः अस्ति एवं 20 वर्षेभ्यः प्राचार्ये निदेशके पदे कार्यरतः अस्ति। महोदयः राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद महाविद्यालयानां विश्वविद्यालयानां च श्रेष्ठतां प्रतिपादयतः तयोः समकक्ष समूह सदस्य रूपेण सेवां ददाति। महोदयेन 70तः अधिकानि शोधपत्राणि देशेषु विदेशेषु समाचारपत्रेषु प्रकाशितः अभवत्। महोदयस्य भारतीय चिकित्सा पद्धतौ संस्कृतौ परंपरायां च अगाध श्रद्धा अस्ति। पुनः भवतः हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं करोमि। अस्मान् बोधनार्थं मंचे आवाहनं करोमि। धन्यवाद। सम्मानीय मंच एवं मंच पे उपस्थित सभी विद्वजनों का मैं
हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। अति सम्मानीय सभा में उपस्थित हमारे साथी, चिकित्सक साथी, अध्यापक साथी एवं प्रिय छात्र छात्राओं तथा इस विश्वविद्यालय में कार्य करने वाले अन्य कर्मवृंद, आप सभी का मैं वंदन और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग यहाँ एकत्र हुए हैं एक नारे को सार्थक करने के लिए, घर घर आयुर्वेद, जन जन आयुर्वेद। तो इस नारे को सार्थक करना है, कहना नहीं है। हम सब प्रण करें आज के दिन कि अपने अगल बगल के 5 लोगों को बताएंगे कि योग व्यायाम के क्या क्या फायदे हैं। हमारे आयुर्वेद में जो बताए गए हैं कि आहार विहार कैसा होना चाहिए, तो ये आज प्रण करके जाए, तभी हम आगे बढ़ा पाएंगे। घर में आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आपको योग आता है तो उनको सिखाएं। अगर आप गांव से आते हैं तो वहां के लोगों को सिखाएं कि सड़क के किनारे जो औषधीय पेड़ पौधे हैं उसको कलेक्शन करके पंचायत में पहुंचाए, या वहां जो कॉलेज वगैरह है आयुर्वेद के तो वहां पहुंचाए। यह आपका कर्तव्य है। आप आयुर्वेद से प्यार करना सीखो, डेडिकेशन दो, कहने की जरूरत नहीं है। और मैं आप सभी से, जो आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, उनसे आज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज से आप वैद्य लिखना शुरू करें। जिस दिन आप अपने को वैद्य कहना शुरू कर देंगे, आपका डेडिकेशन अपने आप आयुर्वेद के प्रति हो जाएगा। हमारे आज की सभा में जितने भी मौजूद लोग हैं उसमें से मेरे ख्याल से 10% या 15% ही आयुर्वेद से संबंधित है। बाद बाकी मैं देख रहा हूं कि सभी नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ है। आप एक चिकित्सक के आंख नाक कान हैं। आपके बिना हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, कोई भी सफल चिकित्सक नहीं बन सकता। एडवाइस करना एक डॉक्टर का काम है, चिकित्सक का काम है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना आपकी ड्यूटी होती है। और एग्जीक्यूशन जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रोसेस जो होता है आपका हार्ड होता है, काफी आपको मेहनत करके उसको करना होता है। अगर आपने किसी पेशेंट को दवा देना समय पे नहीं दिया तो आप कितने चिकित्सक कितने भी अच्छे हो उसको पूरा नहीं कर सकते। तो आपका डेडिकेशन मस्ट है। क्योंकि आप लोग नर्सिंग और पैरामेडिकल से हैं और इस विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, तो ये गर्व की बात है कि आपके साथ आयुर्वेद कॉलेज भी है। और आप सब एक साथ मिलकर के अगर 5-5 लोगों को एजुकेट करते हैं आयुर्वेद के प्रति, अपने रहन सहन के प्रति, तो मैं समझता हूं कि मैं भी एक दिन गर्व से कहूंगा कि हाँ, आपके विश्वविद्यालय ने बच्चों को, गांव को आपका आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ है। जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं उनसे विश्वविद्यालय को, उनके परिवार को, हम सभी को काफी आशाएं हैं कि हम लोग का भविष्य आप ही हैं। आज हम लोग चरक, सुश्रुत, बागभट, ये जो भी हमारे ऋषि मुनि हैं, धन्वंतरी भगवान है, हम उनकी पूजा करते हैं। तो आप भी अपने फॉलोअर्स बनाइए, कुछ ऐसा करके जाइए कि आपके फॉलोअर्स बने। और ये तभी संभव है जब आपका पूरा डेडिकेशन होगा। गर्मी ज्यादा है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, केवल मैं यही चाहता हूं कि आने वाला दिन भारत विश्व गुरु के रूप में उभरे। मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, भारत विश्व गुरु बन के रहेगा, भारत विश्व गुरु बन के रहेगा, भारत विश्व गुरु बन के रहेगा। जय आयुर्वेद, जय हिंद। Thank you, sir, for your unmatched guidance and mesmerizing words. We will definitely follow your valuable advice. Now, I invite our Honorable Vice Chancellor,
Major General Dr. Atul Kumar Bajpayee, sir, for presidential speech. Welcome him with a huge round of applause. मंच पे आसीन प्रोफेसर ए.के. सिंह, कुलपति आयुष विश्वविद्यालय, अपने विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर एस.एस. बिदर, प्रधानाचार्य ललित हरि राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेद विश्वविद्यालय महाविद्यालय, प्रोफेसर डॉक्टर शशि शर्मा, गायनेकोलॉजिस्ट, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, डॉक्टर अजीता मैडम, डॉक्टर सुनील सिंह, डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर प्रदीप राव, फैकल्टीज और मेरे प्यारे साथियों, आज का विषय इस जागरूकता सप्ताह का विषय हम लोगों ने इस तरह से रखा है कि हर बार हर दिन एक ऋषि के बारे में जिसने आयुर्वेद के क्षेत्र में बड़ा काम किया, हम उसके बारे में आपको परिचय कराएं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिसके लिए हम लोग अपनी पूरी कोशिश पूरे साल तक करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो इतिहास है, आयुर्वेद का इतिहास, वो बहुत पुराना है। 5000 साल पहले ऋग्वेद लिखा गया था, 5000 साल पहले। उसमें आयुर्वेद की परिकल्पना से लेके बीमारी का इलाज कैसे होना है, वह सब ऋग्वेद में लिखा गया। हमारे ख्याल से संसार का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद ही है। तो जिस ऋषियों ने, डॉक्टर्स ने या जिसने भी लिखे हैं वो बहुत ही हमारे लिए पूजनीय है और हमें ऐसे पूजनीय लोगों को याद करना चाहिए। अकेला याद नहीं करना चाहिए, उनके लिए जो बोल रहे हैं, किस बेसिस पर उन्होंने लिखा, वो सब चीज हमको पता लगेगा तो हम लोग के पास में बहुत बड़ा एक खजाना लग जाएगा पता। आप जैसा जानते हैं कि हम लोग सुश्रुता, चरक, कश्यप ऋषियों के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं और उनके पहले जो ऋषि हुए, जो कि हम आए गूगल में और अपने साथियों से पूछने में पता लगा कि अश्विनी कुमार, धन्वंतरी जी, देवोदास जी, नकुल, सहदेव, अर्क, च्यवन, जनक, बुद्ध, जावल, जजाली, कश, अगस्त, अत्रि, अग्निवेश, भेड़, जातुकर्ण, हरित ऋषि भी हुए। हम लोग सुश्रुति और चरक को इसलिए ज्यादा ध्यान दे पा रहे हैं कि उन्होंने उसी समय सोच लिया था कि जब तक कि हम इसको लिपिबद्ध नहीं करेंगे, इसके पेपर पब्लिकेशन नहीं करेंगे, लोगों को फैलाएंगे नहीं ज्ञान, तब तक ये चीज हो सकता है कि एक कोई ऑब्जेक्शन कभी जिंदगी में आए और उसमें कोई कोई चीज लुप्त ना हो जाए और अपने मेन भाव से उतर ना जाए। कुछ लोग कहते हैं कि आयुर्वेद में क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। ऐसा हमको बताया गया है कि साहब क्वेश्चन नहीं पूछना। ये जितने भी जो हम लोग को लिखा हुआ सामान मिलता है, ज्ञान मिलता है आयुर्वेद के बारे में, वो अधिकतर 5वीं शताब्दी से पहले का मिला।
और बेसिकली 3-4 ऋषि जैसे हमने बताया था उनके बाद। इसके बाद इन्हीं ऋषियों ने, इन्हीं के चेलों ने इसको ओपन डोमेन में डाल दिया कि आपको कुछ भी आलोचना करनी है, कुछ भी आपकी क्वेरी करनी है, आप हमसे कर सकते हैं। तो वो चीज कि नहीं साहब ये एक लिख दिया है तो इस पर कुछ पूछना नहीं है, क्योंकि जब तक आदमी लॉजिक नहीं बोलता है तब तक आदमी के कंठस्थ होना बड़ा मुश्किल होता है। पूरे 10 शताब्दी तक, मतलब 5वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी तक इसको हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने लोगों से राय मांगी कि इसमें कोई चेंज करना है। चेंजेस हुए बहुत मामूली, क्योंकि ऋषियों ने बहुत ज्ञान के साथ लिखा था, उसको बहुत अनुभव के बाद में लिखा था आयुर्वेद का इलाज। फिर थोड़ा सा, जैसा कि आप सब जानते हैं, मुगल पीरियड आया, उसने कुछ दबाया, लेकिन उन्होंने भी अधिकतर चीजें हमारे ही ऋषियों की लेके अपना उन्होंने इलाज की पद्धति चालू करी। जैसे काढ़ा हो गया, उसकी जगह अर्क बोलने लगे, लेकिन अधिकतर चीजें वो हमारे पास रही। इसी दौरान में हमारी सुपर स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी का भी टाइम आ गया था। जब आलोचना, बता रहे कि जब आलोचना होती तो हमेशा जरूरी नहीं कि आलोचना नेगेटिव हो। जो राइनोप्लास्टी है, जैसे जब लेप्रोसी के पेशेंट की जब नाक की हड्डी वगैरह चली जाती है, प्लास्टिक सर्जरी करके, आज भी वही सेम चीज कर रहे हैं, राइनोप्लास्टिक वगैरह, ये इसी काल में आया। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्हें ये पता लगा कि साहब यहाँ पे एक विधा ऐसी है जो पूरे हिंदुस्तान अकेला नहीं, पूरा का पूरा, आप जो हमें परिकल्पना है, अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक, जो हिंदुस्तान बल्कि वियतनाम तक, वो इन सबको एक चीज बांध रही है, वो आयुर्वेद है। उसको उन्होंने खंडित करने की कोशिश करी, जिससे कि हम लोग एक ना हो पाए और उनको राज्य करने में आसानी मिले। देश की आजादी के लिए बहुत लोगों ने अच्छा काम किया और आप जानते हैं कि बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों के नाम मिले हैं। लेकिन उसी समय एक आयुर्वेद का राष्ट्रवाद चालू हुआ। 2 स्ट्रीम चालू हुई, एक नॉर्थ इंडिया से, एक साउथ इंडिया से। कि ये अकेला ये नहीं था हम अपने आयुर्वेद को उठाएंगे तो हम सब लोग इस विधा को सीख के एक बोल सकते हैं कि हमारा हिंदुस्तान एक है, हम सब एक ही हैं। जबकि अंग्रेज तोड़ने में लगे हुए थे, कास्ट के बेस के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, और कुछ नहीं है तो किसी को अलग अलग उपाधियां देके, छोटे छोटे राजा थे, उनके उतना दिमाग थे नहीं हिंदुस्तान में, ठीक है, और उसको उन्होंने तोड़ने की कोशिश करी। ये आयुर्वेद था जिसने कि हमारे नेशनलिज्म को, राष्ट्रवाद को एक जन्म दिया। एक चीज और हम लोग मिस करते हैं, जब आयुर्वेद का इतना हो गया, जितना कि आप देखिए अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के में काफी सपोर्ट मिल रहा है आयुर्वेद को उठाने का, उठ भी रहे हैं हम लोग। आपको मालूम है उठ क्यों रहे हैं हम लोग? आपको अभी एक डॉक्टर साहब आए थे कुछ दिनों पहले, उन्होंने बताया कि हम लोग का 11 करोड़ का लक्ष्य था 2019 में, कोविड का पीरियड नहीं काउंट कर रहे हैं, 2019 में 11 करोड़ का हमको एक्सपोर्ट करने का प्लान था और एक्सपोर्ट हुआ 32 करोड़ का। तो ऑलरेडी चीज बढ़ने लगी थी कोविड से, लेकिन कोविड ने हम लोग एक बहुत बड़ा बूस्ट दिया। एक सर्वे हुआ, उसमें भारतीय उपमहाद्वीप, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, भारतीय उपमहाद्वीप में 80% जो लोग हैं वो
आयुर्वेद को एक्सेप्ट करने में उनको कोई हिचकिचाहट नहीं है। तो हम लोग का जो कार्य है वो बहुत बढ़ गया है। अब कहा जा रहा है कि कोई चीज जब है ही वहीं पे तो उसको रिसर्च करके क्यों हम नई तरीके से करें। मान लो एलोपैथ में कोई पर्टिकुलर इलाज है, अपेंडिसेक्टमी होनी है, अपेंडिसाइटिस हो गई, किसी को अपेंडिसेक्टमी उसी करनी है, तो उसमें नया क्या खोजें? नया ये खोजो कि चरक ने किस तरह से बिना एनेस्थीसिया के, यह बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन एनेस्थीसिया में उसने जब अपेंडिक्स निकाल दी और उसकी जांच भी कराई। हो सकता है कि हम लोग एलोपैथ को एक रास्ता दिखाएं। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि आप सब लोग के बिल्कुल नई पीढ़ी है। हम लोग तो ये था कि देख के ही वो है कि आयुर्वेद में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, आप लोगों को उसको प्रैक्टिस में लाना है और आप किसी भी जगह पे जब जाएंगे तो अच्छा कर लेंगे। क्यों नहीं हम लोग एक संयुक्त प्रणाली विकसित कर सकते हैं। संयुक्त प्रणाली मतलब जिसमें अकेला आयुर्वेद ही नहीं, मान लो नेचुरोपैथी का कुछ हमको योग मिल रहा है, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, आयुष की जितनी भी चीजें हैं और एलोपैथ को मिला के यदि इलाज करें तो जहां तक मैं सोचता हूं मरीज जल्द से जल्द ठीक होगा। बल्कि आयुर्वेदिक इलाज से चले तो बीमार होने का प्रश्न नहीं है उसको। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि आयुर्वेद संपूर्ण मल्टी सेक्टोरियल मल्टीफैक्टोरियल अप्रोच है। यदि आप मल्टीफैक्टोरियल अप्रोच में रहे तो हो सकता है कि हमारी बीमारियां हमको बहुत कम हों। कोरोना काल ने जैसे बताया कि जो बूस्ट था, 80% आदमी कोरोना काल में जब सर्वे हुआ तो आयुर्वेद लेने के तैयार है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग के पास कम मिलेगी, लेकिन लड़ाई लंबी है। अभी आपने छोटा सा चीज एग्जाम्पल दें कि 50% व्हाट्सएप मैसेज जो आ रहे होंगे आपके पास में इसी बात पे हैं कि एमबीबीएस का पाठ्यक्रम हिंदी में क्यों कर रहे हैं। दुनिया भर के उल्टे सीधे खाली बैठे हुए जो लोग होते नहीं, वो उनको अपने लिखने की कुछ ना कुछ आदत है कि साहब हमको अपने आदत बस कुछ बोलना है, कोई काम नहीं है उनका, तो वो विरोध कर रहे हैं इसका। अब एक बच्चा है, उसने माँ से अपनी भाषा सीखी है, पिता से भाषा सीखी, घर वाले सबसे सीखी है। उसको पानी पीना है तो माता पिता से पानी मांगेगा। यदि वाटर बोल दिया उसने तो उसमें क्या कुछ एक्स्ट्रा H2O की जगह कुछ और भी डाल के दे रहा है? पानी देना उसको, पानी देगा तो सब लोग पहचान जाएंगे जिसको पानी चाहिए और वो आगे बढ़ सकता है। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन आते रहेंगे। हर जगह आपको इस टाइप के लोग मिलेंगे जो आपके लिए बैरियर खड़े कर रहे हैं, आपको नीचे दिखा रहे हैं कि साहब ये हिंदी पढ़ रहा है, हिंदी में बात कर रहा है तो लोअर दर्जे का है। क्या हम लोग लोअर दर्जे के हैं? लगभग उसी के बराबर हैं। एक का जगह वो हमसे आगे होंगे, बाकी जगह हम लोग उनसे आगे। तो कहने का मतलब यह है कि इन टाइप की चीजों को किनारे दरकिनार रख के हमें अपने ज्ञान को किसी भी भाषा में हो उसको सीखो, उसके भाव को समझो, क्योंकि ये अकेला नेशनल मूवमेंट नहीं है। हम सब लोग, सर ने अभी विश्व गुरु के लिए बताया है, तो विश्व गुरु के लिए तब बनेंगे हम लोग जब हम लोग पूरे संसार को कुछ नई चीज देंगे। हम लोग को पता है कि आज हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो चरक और 3-4 ऋषियों के बारे में पढ़ रहे हैं। जब कहीं से जबकि हमको बाकी ऋषियों की भी नॉलेज का पता लगेगा कि उन्होंने क्या किया है, तो हम श्योर हैं कि पूरे संसार को बता सकेंगे कि साहब स्किन ग्राफ्ट कैसे लगता है, डायरिया का इलाज कैसे कैसे किया जा सकता है।
कैंसर का इलाज ऐसे होता है, क्योंकि वो चीज तो हमने अभी वो खजाना तो छुआ ही नहीं, लेकिन वो सब काम किसको करना है? आप सबको करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने अपना बहुमूल्य समय निकाल के इस आयुर्वेद के इस ऋषियों के ऊपर कंसंट्रेटेड करके जो सप्ताह बनाया है, उसके बारे में आप अधिक से अधिक ज्ञान लें, पढ़ें। हो सकता है कि कोई चीज ऐसी बना दें जिससे कि अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व गुरु की लाइन में हम लोग जो बढ़ रहे हैं वो जल्दी से जल्दी बन जाए। धन्यवाद। Thank you so much, sir. We are overjoyed to get this opportunity to listen to you. Now, respected Professor A.K. Singh, sir, wants to convey a message to all of us. धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के शिक्षा सलाहकार डीपी सिंह जी आए हुए थे, तो उनके साथ गोरखपुर की 4 यूनिवर्सिटी के कुलपतियों ने प्रतिभाग किया, साथ में रजिस्ट्रार साहब भी लोग थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि स्टूडेंट्स किसी भी स्ट्रीम का क्यों ना हो, वो क्रेडिट बेस्ड कोर्स किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकता है अपना कोर्स करते हुए। जैसे कि आपको किसी को लैंग्वेज पढ़ना है, फ्रेंच पढ़ना है, जापानीज पढ़ना है, तो आप क्रेडिट बेस्ड कोर्स पे कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कंप्यूटर के कुछ छोटे मोटे प्रोग्रामिंग वगैरह जानना हो तो आप मदन मोहन मालवीय वाले हम लोग को हेल्प करेंगे, लेकिन आपको अपने यूनिवर्सिटी से ही बैठ के अपने क्लास से ही पढ़ लेना होगा। तो ऐसा हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो भी टेक्निकल हो, लैंग्वेज से हो या अदर्स जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्स हो, तो जितने भी ये कोर्सेस हो रहे हैं उसके क्रेडिट बेस्ड कोर्स होंगे, जैसे 20 घंटे 30 घंटे के लिए, और आप उसको अपना कोर्स करते हुए उसको भी आप कर सकते हैं। दूसरा है कि हमारे पास हैंड्स की बहुत अधिकता है, कम से कम यहाँ 1000 होंगे तो 2000 हाथ है। मैं सभी छात्रों शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि अभी 3 दिन पहले मैंने पेपर में देखा कि माल न्यूट्रिशन के यहाँ बहुत सारे रोगी हैं। तो हम जब भी एक डायरी ले जाए, जब भी गांव जाए, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ बैठ करके नोट करके ले आए कि उस गांव में कौन सी बीमारी कितनी कितनी है, जिससे हमारा एक स्टैटिकल सर्वे भी हो जाएगा और आप या हम मिलकर के उस जगह काम कर सकते हैं। मुझे खुशी है अनाउंस करते हुए कि माल न्यूट्रिशन के ऊपर महाजोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय और महाजोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय माल न्यूट्रिशन के ऊपर काम करने जा रहा है, जिसमें से कि बच्चों को हम लोग यहाँ लाएंगे, जहाँ जहाँ गांव से है 10 या 20 के लॉट में यहाँ लाएंगे, 10 दिन 15 दिन यहाँ भर्ती रखेंगे, उनका पंचकर्म में षष्टिक शालिश्वेत कराएंगे। साथ ही जो आयुर्वेद के जो न्यूट्रिशनल जो पेड़ पौधे हैं उनका लड्डू बना करके या चॉकलेट बना करके उनको हम लोग देंगे। इस तरह से हम लोग काम करने जा रहे हैं। थैंक यू। धन्यवाद मान्य कुलपति महोदय। संप्रति अहम आभार ज्ञापनार्थम आचार्य साध्वीनंदन पांडेय महोदयं मंचे आवाहयामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्मिन् सभागारे उपस्थिताः मुख्याः अतिथयः समागताः अहं सर्वेषां कृते सादरं प्रणमामि। अस्माकं अभिभावकतुल्याः प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह प्रतिकुलाधिपत्यः महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालयस्य गोरखपुरस्य एवं अध्यक्ष महाविद्यालय शिक्षा परिषदस्य महोदयस्य वयम् आशीर्वचनं श्रुतवन्तः। महोदयं प्रति अपि सादरम् आभारं ज्ञापयामि। अस्माकं समक्षे उपस्थिताः मेजर जनरल डॉक्टर
अतुल कुमार वाजपेयी महाभागाः महोदयं प्रति सादरम् आभारं ज्ञापयामि। एवं च अभिभावकतुल्याः प्रोफेसर A.K. सिंह माननीय कुलपतयः महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालयस्य महोदयस्य सान्निध्यं वयं सदा प्राप्यामः, अग्रेपि वयं प्राप्स्यामः। अतः महोदयस्य वचनं वयं श्रुत्वा महोदयं प्रति सादरम् आभारं ज्ञापयामि। अस्माकं मुख्य अतिथयः प्रोफेसर डॉक्टर S.S. बेदार प्रधानाचार्यः एवं अधीक्षकः ललित हरि राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालयस्य एवं चिकित्सालये कार्यं कुर्वन् अस्मि। महोदयं प्रति सादरम् आभारं ज्ञापयामि। अस्माकं समक्षे उपस्थिताः प्रोफेसर डॉक्टर शशि शर्मा विशेषज्ञ प्रसूति एवं स्त्री रोगस्य राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय महोदयां प्रति सादरम् आभारं ज्ञापयामि। अस्माकं अभिभावकाः प्राचार्याः डॉक्टर D.S. अजिथा वर्याः महोदयां प्रति सादरम् आभारं ज्ञापयामि। एवं च D.P. सिंह महोदयं प्रति अपि सादरम् आभारं ज्ञापयामि। महोदय सान्निध्यं वयं सदा प्राप्यामः, अग्रेपि प्राप्स्यामः। अस्माकं पुरतः उपस्थिताः छात्राः, प्राध्यापकाः, बन्धूनां कृतेपि सादरम् आभारं ज्ञापयामि। एवं च व्यवस्थापकानां संचालकानां कृतेपि सादरम् आभारं ज्ञापयामि। अस्मिन् कार्यक्रमे समागताः पत्रकार बन्धूनां कृतेपि सादरम् आभारं ज्ञापयामि। ये हि अस्मिन् कार्यक्रमे सहयोगम् अमूल्य समयं दत्तवन्तः तेषां कृतेपि हृदयेन सादरम् आभारं ज्ञापयामि। नमो नमः। आयुर्वेद जयतु आयुर्वेदः, जयतु भारतम्, जय संस्कृतम्। Thank you, sir. Now, I request students of BMS First Professional to come on the stage for Vande Mataram. वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम्, वन्दे मातरम्। शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदा वरदा मातरम्, वन्दे मातरम्। वन्दे कोटिकण्ठ कलकलनिनाद करारे, कोटि कोटि भुजै धृत घर करवारे, अबला किनु मायत बोले, बाहुबलधरणि नमामि तरणि, रिपुदलवर्णि मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की जय।